मैं एक इंजीनियर हूं, एक डेवलपर हूं, एक टीचर हूं जो कि आईआईटी से पास आउट हुआ है, जिसने इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्रैक किया, उबर में काम किया। तो मुझे लगता था कि मेरे पास ऐसी स्किल्स प्रेजेंट हैं जिसको एआई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से एआई की स्पीड बढ़ रही है, अब मैं भी नर्वस फील कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि एग्जैक्टली आप भी क्या फील कर रहे होंगे। फिर मैंने बैठ के सोचा एआई के बारे में नहीं, मैंने फ्यूचर की जो जॉब्स होंगी वो कैसे दिखेंगी। और वहां से मैंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन पिकअप किया कि व्हाई डू ह्यूमन वर्क, कि आप और मैं काम क्यों करते हैं, ताकि हम कोई एफर्ट डालें, कोई वैल्यू जनरेट करें, उस वैल्यू के लिए हमें पैसे मिले और उस पैसे से हम अपनी लाइफ को जी पाएं। अभी हमें फ्यूचर का डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर किस तरीके से दिखने वाला है। और ये जो प्रॉब्लम है जहां पे हमें फियर होता है अननोन का, लेकिन जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद हमें डर नहीं लगता। और ये हमारे साथ हजारों सालों से हो रहा है। आज भी आपको मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें नहीं पता कि उस अंधेरे के पार क्या चीज प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही लाइट आई, जैसे ही वहां पे रोशनी आई, हमारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो फियर ऑफ अननोन होता है वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें फर्स्ट थॉट की प्रिंसिपल से, कि व्हाई डू ह्यूमन वर्क। और इसको मैं स्टार्ट करूंगा अपने स्टोन एज से। तो यार, जब इंसान का जन्म हुआ था तो हमारा बेसिक काम क्या था? क्या हम स्टार्टिंग से ही काम करते थे? नहीं। उस समय हमारा एक ही काम था, सर्वाइवल। इंसान सुबह उठता था, शिकार करता था, उसको खाता था और खत्म कहानी। और इस तरीके से हमने जीना स्टार्ट किया। वहां पे कोई भी वर्क का कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं था। फिर इंसान जैसे जैसे ग्रो हुआ, वो फ्रूट्स वगैरह खाने लगा, वो आपके एनिमल को हंट करके खाता था। लेकिन वहां पे हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था जहां पे हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रख पाए, क्योंकि वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर आपने अभी शिकार करके लाए तो अभी अगर आपने खा लिया तो खा लिया, बात के लिए बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सड़ जाता था और वहां पे हम रॉ मीट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई इंसान है जो कि हट बनाने के लिए, घर बनाने में एक्सपर्ट है। तो भैया आप क्या कहते थे उसको, कि आपने उसको बोला कि भाई तू मेरे लिए घर बना और मैं तेरे लिए जंगल से शिकार लेके आता हूं। फर्स्ट टाइम इन अवर सिविलाइजेशन हमने फील किया एक काम जहां पे मैं दूसरे इंसान को एक वैल्यू दे रहा हूं कि मैं आपको मांस लाके दूंगा, आप मेरे लिए घर बनाइए। ये एक तरीके से वर्क ही हो गया कि मैंने अब, पहले मैं एक शिकार करता था तो अब मैं दो शिकार करने लगा। एक खुद के लिए, एक दूसरे को जिसको मैं वैल्यू प्रोवाइड कराऊं और उसके बदले में मुझे वो अपने घर में रहने का इजाजत दे। फिर हम धीरे धीरे हम ग्रो होते गए। फिर हमें पता चला अचानक से कि हम फायर का भी हमने आविष्कार किया। कैसे किया? कि भैया हम अब जो हमारा रॉ मीट जिसको हम खाते थे उसको हम पका के खा सकते हैं, क्योंकि रॉ मीट जो होता है उसको चबाने में, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो वहां पे जो लोग जिनके अंदर स्किल्स डेवलप हुई जो कि फायर को निकाल सकते हैं, वहां पे एक नई जॉब क्रिएट हुई। तो अब जो हंटर था, एक तो वो घर वाले के लिए सामान लेके आता था। अब जिसको आग जलानी होती थी उसका सिर्फ एक काम होता था कि आपको आग जलानी है ताकि हम मीट को खा पाएं। तो अब मैं अगर जंगल जाऊंगा तो एक नहीं, तीन शिकार करके लाऊंगा, एक खुद के लिए, एक हट वाले के लिए और एक जिसको फायर लगानी आती है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए एक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर किसी को उस समय भी आग जलाना नहीं आता था। अब धीरे धीरे हम ग्रो होते गए। अब उस समय का जो इंसान की जो अभी भी हमारा जो बेसिक चीज था वो था सर्वाइवल का। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी चीज को हम प्रिजर्व करके रख पाएं और बाद में उसको इस्तेमाल कर पाएं। फिर हमने एक्सीडेंटली फार्मिंग को डिस्कवर किया। एक बार जैसे ही हमने फार्मिंग को डिस्कवर किया कि हमें पता चला कि हम अनाज को कैसे बो सकते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई। क्यों हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविलाइजेशन में, क्योंकि अब हम अनाज को उगा सकते थे। और अनाज क्या होता है कि उसको मैं लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख पाता हूं। अब वहां पे बहुत सारे लोग खेती के अंदर घुस गए जो खेती करते थे और अपने के लिए सामान जुटाते थे। अब यहां से क्या हुआ कि पहली बार हमारी हिस्ट्री में हम इंसानों ने जमीन पर कब्जा करना स्टार्ट किया। हाँ जी, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि पहले जब आप हंटिंग करते थे तो आज आप इस शहर में, फिर आप अपना शहर चेंज करके दूसरी जगह चले गए जहां पे आप शिकार कर सकते हैं। तो आप जंगल से जंगल हॉप करते रहते थे, तो वहां पे आपका कोई परमानेंट लोकेशन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जब आपने खेती करना स्टार्ट हुआ तो आप इस लोकेशन को छोड़ नहीं सकते, वरना कोई और आके आपकी खेती को खा सकता है। तो पहली बार हम किसी जमीन, किसी लैंड के गुलाम बनना हमने स्टार्ट किया। वहां पे हम उसको रिजर्व करके या प्रिजर्व करके रखते थे। अब वहां पे भी हमें सेम ही डिफिकल्टी महसूस होने लगी कि भैया बहुत लोग खेती करते थे, बहुत ज्यादा सरप्लस होता था। सरप्लस का मतलब कि हमारे पास बहुत सारा अनाज बच जाता था, तो उसको हम स्टोर करके रखते थे। लेकिन वहां से हमें जानवरों से डर लगता था, दूसरे इंसानों से डर लगता था कि कोई हमसे हमारा अनाज छीन के ना ले जाए। तो यहां से नई जॉब क्रिएशन का स्टार्ट हुआ।
बहुत सारे लोग थे, क्योंकि अनाज मेरे पास पहली बार सरप्लस में इंसानों के पास कुछ सामान आया, तो इंसानों ने क्या बोला कि भैया कुछ लोग होंगे जो इन खेतों की रखवाली करेंगे और उनके बदले मैं आपको अनाज दूंगा। यहां से अब हमारे जॉब क्रिएशन स्टार्ट हुए, जहां पे लोग आपकी जमीन की रखवाली करते थे। कुछ लोगों ने जो खेती के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है उसको बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि भैया अनाज का था, सरप्लस में था। जब हमारे पास कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तो लोग फिर उसमें कमाते हैं और चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। और यहां से अभी भी जो हमारी जॉब थी वो फिजिकल थी। तो यहां पे क्या हुआ कि कोई इंसान है वो एफर्ट दे रहा खेती में, तो अनाज को वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है आपको। कोई इंसान है वो एफर्ट दे रहा है फिजिकल, जो आपके खेतों की रखवाली कर रहा है, तो वो वैल्यू जनरेट कर रहा है आपके लिए कि आपकी रखवाली करके तो आप उसको अनाज दे रहे हैं। ऐसे ही कोई खेती का सामान बना रहा है, तो पूरा काम अभी भी आपका फिजिकल ही था। अब चीजें धीरे धीरे ग्रो होती गई, शहर बसते गए। अब यहाँ पे फिर से हमारी पास फंडामेंटल प्रॉब्लम हुई कि अब जब मेरे पास अनाज इतने सरप्लस में है और मुझे किसी और जगह से कुछ स्पाइसेस चाहिए, तो यहाँ पे अब बार्टर सिस्टम का स्टार्ट हुआ कि मैं जाता था, अनाज उनको देता था, वहां से हम स्पाइसेस लेके आते थे। और यहाँ से अब हमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुई कि कई बार मुझे किसी को अनाज देना है और उससे मान लो मुझे मीट वगैरह लेना है, लेकिन उसको अनाज की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारा डिस्कवरी हुई मनी की। और उस मनी का क्या ही कॉन्सेप्ट था कि हमने सिंपल कुछ चीजों को पिक किया जहां पे सब लोगों ने ट्रस्ट किया कि इस कॉइन की कोई वैल्यू है। वरना कॉइन को ना तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं ना खा सकता हूं, वो सोने के भी कॉइन नहीं थे। यहां पे क्या हुआ, कलेक्टिवली हम इंसानों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि भाई ताकि हम क्या कर पाए, एक दूसरे के साथ आराम से ट्रांजेक्शन कर पाए कि मैं आपको अनाज दूंगा, आप मुझे उसके बदले में कॉइन देना। और इन कॉइन को रेगुलेट कौन करता था, तो वहां पे हमने फॉर्मेशन की किसी किंग की, जो आपकी रखवाली भी करता था बाकी लोगों से। हाँ जी, उसके बदले आपको किंग को अपना टैक्सेस देने पड़ते थे, जो भी आपका 25-30% होगा, कि जितना भी आप काम करोगे उसका 30% आपको राजा को देना पड़ेगा। अब ये जो कॉइन थे इनको रेगुलेट करता था जो आपका राजा होता था। अब इंसानों की यहां से फंडामेंटल प्रॉब्लम दूर होना स्टार्ट हुई। पहले हम अनाज के पीछे भागते थे, अब हर एक इंसान भागता है पैसे के पीछे, क्योंकि उस पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आप एफर्ट डालोगे, अब उस एफर्ट से वैल्यू जनरेट करोगे, उस वैल्यू के लिए आपको मनी मिलना स्टार्ट हुआ। और मनी से यह हुआ कि मैं मनी को अनलिमिटेड कलेक्ट कर सकता हूं। अनाज के लिए अगर मुझे कलेक्शन करना है तो भैया मुझे उसके लिए स्पेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं है, वो कम स्पेस में आप बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहां से नई नई जॉब स्टार्ट होना स्टार्ट हुई कि भैया राजा जी जब टैक्स कलेक्ट करते थे तो खुद जाएंगे नहीं, तो उनके पास बहुत सारे सिपाही होते थे। उन सबका हिसाब करने के लिए आपने अपने असिस्टेंट हायर किए, जो कि हर एक खाते को लिखते थे कि किसने कितना अनाज दिया है। तो यहां से इंसानों ने राइटिंग करना भी स्टार्ट किया। तो देख लो अब यहाँ पे जॉब कैसे क्रिएट हुई, राजा की क्रिएट हुई, अब जो अकाउंटेंट है उनकी क्रिएट हुई। और इस तरीके से अब हमारे पास हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था जहां पे आपको सिर्फ फिजिकल चीजों से आप वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे थे, आप अपनी स्किल के बेसिस में, आपके माइंड के बेसिस में भी अब आप वैल्यू जनरेट कर रहे थे। अब राजा यहां से बड़ा होता गया। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम मर्चेंट कहते थे। मर्चेंट का काम सिंपल होता था कि वो एक देश से सामान खरीदता था अनाज, और दूसरे बहुत दूर देश में जाके उस सामान को बेचता था और महंगे में बेचता था। उसका काम यह था कि वो इंफॉर्मेशन के बेसिस में, कि मान लो अगर इंडिया में 1 रुपए है अनाज की वैल्यू और दूसरी कंट्री में 100 रुपए, तो इंडिया से वो सामान खरीदता था, वहां बेचता था। और इस तरीके से वहां पे जो मर्चेंट थे वो बहुत ज्यादा अमीर बनते गए। और किसके बेसिस पे बनते गए, अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस में, क्योंकि उनको पता था यहां सस्ता है यहां महंगा है। तो यहां पे अब आप देख रहे हो कि पहले हम फिजिकल काम बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ पे वैल्यू जनरेट हो रही थी वो आपके माइंड के बेसिस में हो रही थी, सिर्फ मसल के बेसिस पे नहीं। अब यहाँ पे जो मर्चेंट थे इनको भैया रिक्वायरमेंट पड़ती है राजा की। क्यों पड़ती है, क्योंकि भैया जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाएंगे तो भैया बीच में आपके साथ लूटपाट हो सकती है। अगर आप दूसरे किंगडम के अंदर जाते हैं वो आपसे हैवी टैक्सेस वसूल सकता है, इवन आपके सामान भी जब्त कर सकता है। तो मर्चेंट को यहाँ पे राजा की नीड थी, और राजा को भी मर्चेंट की नीड थी, क्योंकि भैया उसके पास पैसा ज्यादा था। और यहीं से हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होता है, जो आज भी आप देखते होंगे, जो शासन करते हैं और जिनके पास पैसा होता है वो मिलकर हमेशा काम करते हैं और इन गरीब इंसानों से पैसा लूटते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे किया। ये राजा को पैसे देता था, क्योंकि राजा को अपनी आर्मी चलानी होती थी। उसी पैसे से राजा अपने साम्राज्य को और बड़ा करता था, ताकि भैया वो आराम से अपने सारे जो भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर पाए। अभी तक हम जो इंसान थे, जो मैक्सिमम वैल्यू हम जनरेट कर रहे थे, वो या तो हम मसल के बेसिस में करते थे और थोड़ा बहुत हम अपने माइंड के बेसिस में करते थे। वहां पे हमारे पास जो स्किल्ड लेबर थे वो पूरे तरीके से फिजिकल थे। फिर आता है हमारे पास इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जहां पे कि जो फिजिकल लेबर लोग थे वो रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं फैक्ट्री से। पहले मान लो अगर आप एक कपड़े को बनाने के लिए एक इंसान में 2 ही कपड़ा बना सकता है एक दिन में, या एक दिन में आप 2 पॉट बना सकते, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया अब आप हजारों कपड़े,
हजारों पॉट एक साथ बना सकते हैं, जिससे ये चीजों के रेट गिरना स्टार्ट हुए। और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल वो लोग हुए जिन्होंने इन स्किल को बहुत लंबे समय तक सीखा था, और वो पूरे तरीके से इससे रिप्लेस हो गए। तो जिन लोगों ने वहां पे क्या किया कि उन्होंने फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, तो भैया उनके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के दौरान सबसे अमीर लोग वो बने जो कि इन फैक्ट्रीज को ओन करते थे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी भी जो आपका मैक्सिमम जो आउटपुट था, अभी इंसानों के पास क्या था कि भैया इंसान के हाथ में पूरी फैक्ट्रीज थी। इंसान अभी भी अपने लॉजिक से सोच पाता था उसको कौन सी टी शर्ट बनानी है, उसको क्या बनाना है, बस मशीन उसके आउटपुट को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देती थी। अब आप सोचो 100 साल पहले अगर आपको अमीर बनना हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो तो भैया आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते, क्योंकि भैया आपको अमीर बनने के लिए या आपके पास फैक्ट्री होनी चाहिए या आपके माँ बाप अमीर होने चाहिए। आप जीरो से सब कुछ बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको सामान की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब उसके बाद पहली बार हमारे सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटर और इंटरनेट का, जहां पे अभी तक इंसान जो पैसा बना रहा था वो फिजिकल फॉर्म में ही बना रहा था कि अगर आपके पास जमीन है तो आप अमीर हैं, अगर आपके पास फैक्ट्रीज हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि कोई चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती है फिजिकली, लेकिन फिर भी उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और आप देखोगे पिछले 30 सालों में 1990 से लेकर 2020 तक कौन सी बड़ी कंपनी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। वो सबसे अमीर कंपनी वो नहीं है जो कि आपके ऑयल या फिर आपके कार मैन्युफैक्चर है, नहीं, वो बनी है सारी सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज हैं। और ये अमीर क्यों है? ये अमीर है अपने सॉफ्टवेयर की वजह से, ये अपने रियल एस्टेट की वजह से अमीर नहीं है। तो अब जो एंट्री टू बैरियर था अमीर बनने का, वो आसान हो गया। देखो, अगर आपको पहले अमीर बनना था तो भैया आप एक कुर्सी को बनाते थे। अगर आपको 100 कुर्सी बनानी है तो आपको 100 बार मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही मशीन से करनी पड़ेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी एक सॉफ्टवेयर को एक बार बना दिया तो उसकी कॉपी क्रिएट करने में कुछ भी समय नहीं लगता, तो इंसान इजीली अमीर बन पाता है। अब आप किसी के ऊपर फिजिकली डिपेंड नहीं हो। अब हमारी जो करेंसी थी वो डिजिटल फॉर्म में बनना स्टार्ट हुई। यहां से नई नई जॉब्स स्टार्ट हुई। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब, ग्राफिक डिजाइनर का जॉब, वीडियो क्रिएटर का जॉब जो आजकल हम कर रहे हैं, तो ये सारी नई जॉब मार्केट के अंदर क्रिएट हुई हैं। अब ये सिस्टम अभी तक हमारा बिल्कुल सही चल रहा था जब तक हमारा एआई का इंट्रोडक्शन नहीं हो गया। तो अभी तक हमने जो कुछ सीखा है इसमें हमने एक कॉमन पैटर्न ये देखा कि इंसान जो है वो एफर्ट मारता है, उससे वो कोई वैल्यू जनरेट करता है, उस वैल्यू से आपको मनी मिलती है और उस मनी से आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हो। तो यहां पे जो एफर्ट है ये फिजिकल एफर्ट हो सकता है या फिर आपका माइंड का, जो आपका दिमाग है, उसका एफर्ट हो सकता है। इन्हीं दो एफर्ट से आप एक इकोनॉमी में वैल्यू जनरेट करते हैं और वो वैल्यू के बेसिस में आपको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन एआई के आने के बाद जो माइंड वाले लोग थे जो पिछले 30 सालों में जिन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया, अब वो वैल्यू जनरेशन की वैल्यू कम हो गई है। क्योंकि आपको पता है हम इंसान किस चीज की वैल्यू करते हैं? जो कि सबसे ज्यादा कम होती है उसी की तो हम वैल्यू करते हैं। जहां पे सप्लाई सबसे कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों की हमेशा वैल्यू रहेगी। जैसे आपके क्या हो गया, सोना हो गया। आपको क्या लगता है सोने की कोई वैल्यू है रियल लाइफ में? ना आप उसको खा सकते हो, ना आप उसको लगा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। हम इंसान तो मैक्सिमम पहनते भी नहीं है यार, औरतें पहनती है सिर्फ, वो भी बहुत कम, वो भी सिर्फ इंडियंस। तो सोने की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि भैया उसकी क्या है, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है। तो जहां पे भी हमारे पास स्कार्सिटी होगी उस चीज की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो दोस्तों, जो अभी तक हमने देखा है कि इंसान एफर्ट मारता है, उससे वो वैल्यू जनरेट करता है। एफर्ट दो टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल और मेंटल। जहां पे आपकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे आप वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं तो आप पैसा ज्यादा बना रहे हैं। तो दिमाग वाले लोगों की कमी कम थी, तो इसलिए वो वैल्यू ज्यादा जनरेट कर रहे थे और उसी वैल्यू से उनको ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन एआई ने इन दिमाग वाले लोगों के ऊपर ही सीधा टैकल आउट किया है कि वो इनको रिप्लेस कर सकता है। जिससे क्या होगा कि अगर आप जो डिमांड है मार्केट में, क्योंकि सप्लाई कम थी, क्योंकि दिमाग वाले लोग कम थे, लेकिन एआई के आने के बाद सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो भैया वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और मनी का जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। सेम अब हमारे रोबोट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और सेम जो अभी हम फिजिकल काम करके जो हम पैसा कमाते थे, जिससे हमें अमीर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, वो भी एआई हैंडल करेगा। कि अभी भी हमें लगता है कि हमारे पास 700 से 800 करोड़ लोग हैं, मैक्सिमम 90% लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं जिससे कि वो पैसा कमाते हैं। लेकिन एआई आने के बाद जब आपके रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे तो वो भी काम कर लेंगे, जहां पे कि आपकी सप्लाई और ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई तो आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर वैल्यू कम हो गई, जो हमारा मनी है वो भी हमें कम मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर एआई कल को आके हमको पूरे तरीके से रिप्लेस कर देता है
फिजिकल वर्क में भी हमें दो ही काम आता है, फिजिकल या मेंटल वर्क, और वो दोनों ही काम एआई अच्छे से कर पाता है। तो भैया हम इंसानों का काम क्या होगा, हम कौन सा एफर्ट यहाँ पे डालेंगे। अभी तक हमने जो भी सिस्टम बिल्डअप करे थे बिल्कुल स्क्रैच से, वो पूरे तरीके से अब टूट रहे हैं। जो हमने 10,000 50,000 सालों में बनाए हैं वो पूरे तरीके से क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इंसान अब ऐसा क्या एफर्ट डाले जिससे कि वो कोई वैल्यू जनरेशन कर पाए। ना वो फिजिकल हो सकता है, ना वो कोई मेंटल एफर्ट हो सकता है। तो वो एफर्ट होगा क्या, क्योंकि दोनों ही एआई कर सकता है। अब दोस्तों मेरी जो थ्योरी है यहाँ पे उसको आप ध्यान से सुनना, और उसके बारे में मैंने काफी रिसर्च भी करी है और सोचा भी है। हमेशा सप्लाई एंड डिमांड का गेम चलता है। एआई ऐसा कौन सा चीज है जिसको एआई कर नहीं पाएगा। क्या वो इंसानों को क्रिएट कर सकता है, नहीं। तो बीइंग ह्यूमन ये हमारा एफर्ट हो जाएगा, और यहीं से हमारी वैल्यू भी जनरेशन होगी। सुनने में आपको हंसी सा लग रहा होगा, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो भैया। नहीं दोस्त, सुनो मेरी बात। देखो, जो एआई होगा वो हमारे लिए वेल्थ जनरेट करेगा, और जो गवर्नमेंट होगी उसका जो काम होगा इस वेल्थ को लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब के सब अमीर बन गए। आज भी दुनिया में 90% लोग गरीब हैं। तो भैया हर एक इंसान को उतना पैसा दिया जाएगा जिससे कि वो अपना गुजारा कर पाए। तो मे बी आपको 5,000 रुपए या 10,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में मिले जिससे कि आप खाना खा पाए। अब यहां से ह्यूमन वाला फैक्टर कहां पे आएगा, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब यहाँ पे अगर हर एक काम रोबोट कर रहा है, रेस्टोरेंट भी रोबोट चला रहा है, जो आपका ड्राइविंग है वो भी रोबोट कर रहा है, क्योंकि वो कम पैसों पे सारा काम कर पा रहा है। तो इंसान की वैल्यू कहां पाएगी। देखो दोस्तों, हम हर एक इंसान हो, आप हो, मैं हूं, हम लग्जरी के पीछे हमेशा भागते हैं, जो कि हमें हर एक इंसान को चाहिए कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो जो यूनिक हो। जैसे आईफोन ने अपनी वेल्थ कैसे जनरेट करी, क्योंकि ये लोगों को स्पेशल फील कराता था। तो यहीं पे जो रेस्टोरेंट खुलेंगे, मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट होंगे वो होंगे जो कि रोबोट रेगुलेट कर रहे होंगे, लेकिन इंसान भी अपने रेस्टोरेंट खोलेगा, लेकिन जो उनके प्राइसेस होंगे वो बाकी के कंपैरिजन में थोड़े से हाई होंगे। तो इंसान को लगेगा कि जहां पे इंसान कुछ चीज बिल्ड कर रहा है, कुछ बना रहा है, ऐसा नहीं कि आप रोज रोज वहां जाओगे, लेकिन आप वहां इसलिए जाओगे क्योंकि वहां पे कोई इंसान खाना बना रहा है, और वो आपके लिए एक लग्जरी का फील देगा। ऐसे ही आपके क्लोथ्स के साथ होगा कि एआई बल्क में आपके लिए कपड़े बनाएगा, लेकिन जो कपड़े इंसानों ने बनाए हैं उसका प्राइस बिल्कुल अलग होगा, जो कि आपको प्रीमियम लेवल पे मिलेगा। अब हर किसी के लिए काम ऑप्शनल होगा। आप अपने जीवन को जी सकते हैं जैसे अभी आप जी रहे हैं, काम ना करें, और आप देखना 80 से 90% लोग काम नहीं भी करेंगे, लेकिन जो ये चंद 5 से 10% लोग होंगे ये वर्क करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पे कि आपको फील करा जाएगा ह्यूमन टच को, और इसी के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि हम इंसान किस पे जीते हैं, हमें चाहिए यूनिकनेस अपनी लाइफ में, और इसी से वो लोग पैसा बनाएंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो 5-10% भी, मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 1% लोगों के पास ही मैक्सिमम वेल्थ है दुनिया में। और सेम वहां पे भी होगा कि जो गरीब इंसान होंगे जिनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो तो नॉर्मल अपनी लाइफ वैसी जिएंगे, बाकी लोग वर्क करेंगे इस चीज पे कि भैया ह्यूमन को हम बेटर तरीके से कैसे फील करा पाए, ह्यूमन टच कैसे करा पाए, क्योंकि वो चीज एआई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। जो गरीब इंसान होगा वो उन्हीं रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा जहां पे कि एआई खाना बना रहा हो, लेकिन जो लोग काम कर रहे होंगे वो वहां पे जाएंगे जहां पे कि इंसान होंगे, और उनको वहां पे जाके स्पेशल फील होगा। काम करना बिल्कुल ऑप्शनल होगा, इलॉन मस्क ने भी कहा है, और ये अब मुझे भी लगता है। और शायद यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई जॉब्स ऐसी होंगी जिनको अभी तक हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। जैसे कि अभी तो हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास अनलिमिटेड रोबोट्स हो जाएंगे, अनलिमिटेड हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनकी कैपेसिटी हो जाएगी, लेकिन जो हमारा नेचर है इसने हर एक चीज को बाउंड करके रखा हुआ है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, तो क्या इन रोबोट को बनाने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या वो हमारे पास अभी एग्जिस्ट करती है, क्या उतने बल्क में करती है, क्या पता वो हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट ही ना हो। अभी तो हम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं कि भैया एआई सब कुछ खा देगा, लेकिन अभी तो हमने ये सोचा ही नहीं ना कि उनको बनाने के लिए जिन मिनरल्स, जिन कोड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या वो हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट भी है, क्या हमारे अर्थ के अंदर उतनी एनर्जी प्रेजेंट है जिनसे हम इनको ऑपरेट कर पाए। और अगर ये मशीन अगर इंसानों की तरह बिहेव कर रही है तो भैया ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगी, और उतनी ही एनर्जी ये रिलीज भी करेंगी। जब भी जब भी आप कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी क्या अभी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। आप कह सकते हैं हाँ भैया हम वो सोलर पावर वगैरह लगा के कर लेंगे, सन के पास अनलिमिटेड एनर्जी है, लेकिन क्या हम इतने बल्क में इतने रोबोट्स बना पाएंगे, अभी ये भी सवाल है। तो आपने क्या एक चीज को नोटिस किया कि हमारे थ्रू आउट द सिविलाइजेशन हमें एक चीज में हमें अच्छा बनना पड़ेगा, वो होगा एडेप्शन का।
अभी हमें फियर है फ्यूचर का। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि भैया फ्यूचर कैसे दिखने वाला है। लेकिन उस फ्यूचर के लिए हम रेडी कैसे हो सकते हैं? आपको पता है फ्यूचर हो भी, एग्जिस्ट भी करेगा, लेकिन वहां पे क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे? हम कैसे वैल्यू जनरेट करेंगे कि ताकि हमें पैसे मिल पाए? मे बी ये जो सिस्टम है पैसे बनाने का, क्या पता यही फेल हो जाए, क्या पता यही क्रैश हो जाए। अभी तक इंसानों ने यही सोचा ना, हर एक चीज का स्टैंडर्ड बनता है, उसका वो टूटती है। क्या पता ये मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या पता यही पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि ये जो सारे हमारे सिस्टम है यह खुद हमने बनाए हैं। और दोस्तों, एक चीज हमको, आपको, हर किसी को समझना पड़ेगा, हम काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते। हम काम इसलिए भी करते हैं कि वो हमें हमारी एक पहचान देता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि भैया मैं एक डेवलपर हूं, मैं एक टीचर हूं। आप किसी और से पूछना, कोई कहेगा मैं आर्मी ऑफिसर हूं, उसको अपने काम में प्राउड है। कोई अगर ड्राइवर भी होगा, वो भी अपने काम में प्राउड फील करता है कि भाई मैं ड्राइवर हूं, मैं ये हैवी टास्क करता हूं, मैंने यहां यहां गाड़ी चलाई है। तो भैया जो काम होता है ना, इंसान सिर्फ काम इसलिए नहीं करता कि वो उसको पैसे देता है, वो इसलिए भी करता है कि वो एक इंसान को पहचान भी देता है। और बहुत लोग जब वो रिटायर होते हैं तो वही वो इस क्राइसिस से भी जाते हैं कि अब उनके पास कोई वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं। और भाई कई बार ये लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो काम हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें पैसे मिलने, कर रहे हैं, लेकिन काम हम इसलिए भी करते हैं कि भैया ये हमें हमारी एक पहचान देता है। तो अभी हमें इसको भी टैकल आउट करना है कि भैया हम फ्यूचर जो हमारा दिखेगा वहां पे हम ऐसा क्या करें कि हम वैल्यू को जनरेट कर पाए, बीइंग ह्यूमन। क्योंकि अगर हम ह्यूमन हो नहीं, अगर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो गया, क्योंकि इसको एआई क्रिएट नहीं कर पाता। ओके, वो ह्यूमन टच, देखो वैल्यू उसी चीज की बढ़ती है। आपको लग रहा हो भैया ये तो सिर्फ बोलने वाली बातें हो गई, हर एक इंसान तो गरीब जगह से ही खाना खाएगा जहां पे उसको अफोर्डेबल मिले। नहीं दोस्त, आप भी प्रीमियम में हमेशा खर्च करते हैं। अगर आपको कॉन्सर्ट में जाने का मौका मिलेगा, आप बिल्कुल वहां जाएंगे। अभी क्यों नहीं जाते? क्योंकि पैसे नहीं है, मनी आपकी दिक्कत है। लेकिन अगर आपके पास पैसे आ गए, आप घूमने भी जाएंगे, सारी मजे करेंगे। यही दिक्कत है कि भैया जहां पे हमें यूनिकनेस दिखेगी, वहां पे भैया लोग पैसे भी बनाएंगे और ये फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा। और फ्यूचर में जो एआई होगा वो ह्यूमन जो टच है उसको नहीं बना पाएगा, और वही हमारी लग्जरी बनेगा फ्यूचर में आके। तो बताइए आपकी क्या थ्योरी है इसके बारे में। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। अगर आपको और ब्रेकडाउन चाहिए इकोनॉमी के बारे में और चीजों के बारे में तो मुझे बताना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।